अच्छा बेटे कॉपी खोल लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहे हैं, लास्ट ये क्वेश्चन पे आए थे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। सेल्फ इंडक्शन शुरू कर ली थी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल भी पढ़ लिया था क्या होता है, ठीक है। इंडक्शन और रेजिस्टेंस का काम सेम होता है, सर्किट में करंट को डिक्रीज या इंक्रीज करना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रेजिस्टेंस हमेशा करंट को इंक्रीज करती है कि डिक्रीज भी कर सकती है, कि ओनली डिक्रीज और ओनली इंक्रीज? रेजिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीज द करंट। रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट करंट को अपोज करती है कि वेरिएबल को भी अपोज करेगी? दोनों को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, अपोज करेगी दोनों को। रेजिस्टेंस से जो एनर्जी लॉस होता है, परमानेंट लॉस हो जाता है कि स्टोर हो जाता है किसी फॉर्म में? किस फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है? हीट में। तो रेजिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज द करंट वेदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल। और जो एनर्जी लॉस होता है वो किस फॉर्म में अपेयर हो जाता है? हीट की फॉर्म में। दूसरा होता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ये कब सर्किट में ऑपरेट होती है? जब सर्किट में क्या हो? वेरिएबल करंट। अगर सर्किट में कांस्टेंट करंट है, इंडक्टेंस वहाँ पे कुछ रोल प्ले नहीं करेगी। जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है वायर की, कंडक्टिंग मटेरियल की, ऐसे इंडक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट ये कब अपीयर होती है? सर्किट में जब क्या हो रहा हो? वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट का मीनिंग, अगर सर्किट में करंट इंक्रीज होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट उसको क्या करेगा? डिक्रीज। अगर सर्किट में मेन करंट डिक्रीज होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये चीज़ है। किसी वायर के अंदर इंड्यूस्ड करंट कम आना है, ज़्यादा आना है, ये उसके किस पे डिपेंड करता है? एल। एल क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। पहले तो हम ड्राइव करेंगे कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस कम है, यू वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर सर्किट में रेजिस्टेंस कम है, आप उसमें सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करना चाहते हो, क्या करोगे? रेजिस्टर लगाओगे, यू विल ऐड रेजिस्टर। ऐसे ही किसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस आपको एक्स्ट्रा चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस और चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा? डिवाइस विच इज नेम्ड एज इंडक्टर। तो पहले हेडिंग डालो, सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन इंडक्टर। तो इंडक्टर की शेप ये होती है, सॉलिनॉइड जैसा होता है, सिंबल भी इसका यही होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें पढ़नी है हमने। अगर इसमें करंट आई आ रहा है, इसमें लेंथ कितनी है इसकी? एल। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या होता है पता है? सम नंबर ऑफ टर्न्स एन बाय एल, दिस इज स्मॉल एन, ठीक है। बेटे कॉपी पे लिखना है, ठीक है। प्रथम लिखो, यहाँ तक आ गया। सबसे पहले बेटे मेरे को बताओ, अगर सर्किट में करंट आई है तो फ्लक्स कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का? बी ए प्रथम बताओ, ये सॉलिनॉइड बिहेव कर सकता है कि नहीं? सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द एक्सिस के परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इधर है, एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा इसमें? ईच लूप का, हर एक लूप का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? एरिया से है ना लूप के। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू लूप के पैरेलल टू द लूप। तो अगर एरिया ऐसे है, ऐसे लूप बने हो, तो उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? एरिया की यही होगी, बी भी यही है, दोनों में एंगल कितना होगा? तो एरिया और बी में तो ये कितना एंगल आ गया? 0। तो फ्लक्स कितना आ गया? कोई बताए सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिनॉइड म्यू नॉट स्मॉल एन आई कि कैपिटल एन आई? अच्छा, जो ये लिखा है ये क्या है? फ्लक्स थ्रू वन टर्न। क्या ये? फ्लक्स थ्रू वन टर्न। 2 मार्क डेरिवेशन है, छोटी सी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। पेपर में देखना 2-2 नंबर की डेरिवेशन आएंगे, 3 या 4। बड़ी डेरिवेशन 3 नंबर की बड़ी कम है, 1-2 ही है सारी। फ्लक्स थ्रू वन टर्न। बेटे टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे फिर? इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई? बेटे नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है कि स्मॉल एन है? तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? कुछ देर कॉपी निकाल लो, लिख लो, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। जनरली हमें सॉलिनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता होता है कि टोटल टर्न्स पता होते हैं? दोनों ही हो सकते हैं, 2 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नोट कर लिया। एक बार आपने स्मॉल एन में फॉर्मूला निकालना है तो ये बन जाएगा
कल एक थ्योरम पढ़ी थी आपने, रिजल्ट पढ़ा था, टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। वहाँ पे कांस्टेंट कौन आता था? एल। एल कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ऊपर से डायग्राम ड्रॉ हो गई है, तो कितना आंसर बनेगा ये वाला? फाई टोटल एल है, तो एल कितना हो गया? एक और फॉर्मूला बन सकता है इसका, दो फॉर्मूले हैं। अगर नंबर डेंसिटी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये वाला करना है। और कोएफिशिएंट डिपेंड पे किस पे कर रहा है? अभी जो कॉइल है उसके अंदर कुछ रखा था कोई मटेरियल, ये एयर थी, एयर में म्यू नॉट होता है, अगर कोई मटेरियल रखेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स, डायमेंशन। एल इंटू ए क्या चीज़ है? लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। डायमेंशन, अगर आपने लेंथ चेंज कर दी, एरिया कम कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड डायमेंशन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लग गया पता? तो ये क्या था कि आपने अगर सर्किट में एक्स्ट्रा इंडक्टेंस लगानी है, यू नीड इंडक्टर, उस इंडक्टर की कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आ सकता है, और कुछ नहीं थे, चार ऑप्शन आ जानी है, विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर एन इंडक्टर। तो ऑप्शन में होता है ये दो फॉर्मूले हों, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, एक हो बोथ ए एंड बी, तो कौन सा टिक करोगे? बोथ। कुछ भी क्वेश्चन दे कैन आस्क इन एग्जाम, ठीक है। फॉर्मूले तो शीट अलग से बना लो और डेली लर्न करा करो उसको, ठीक है। अच्छा, इंडक्टर का एम भी क्या होता है? इंडक्टेंस प्रोवाइड करना। और इंडक्टेंस क्या करती है? करंट को अपोज करती है। कौन से करंट को? वेरिएबल को, ठीक है। बट उसकी एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि वो करंट को अपोज करेगी, एनर्जी में लॉस नहीं आना, वो एनर्जी क्या हो जानी है? स्टोर हो जानी है। पढ़ो ये क्वेश्चन क्या है। सोर्स ऑफ ईएमएफ ई यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ करंट आई, ठीक है, करंट आई आना है थ्रू ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल। शो दैट वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ बिल्ड अप द करंट आई। बिल्ड अप द करंट आई का मतलब क्या हुआ? बिल्ड अप द करंट आई, क्या मीनिंग हुआ? करंट को जीरो से कहाँ तक लेके जाना है? जब तक वो जीरो से आई तक जा रहा है, करंट इज वेरिएबल और कांस्टेंट, उस टाइम पे इंडक्टेंस आएगी ना, तो इंडक्टेंस कितना वर्क करेगी? इतना। कब तक करेगी? जब तक करंट क्या नहीं होता? कांस्टेंट। जैसे ही करंट सर्किट में कांस्टेंट हो गया, इंडक्टेंस कुछ करेगी? नहीं करेगी। प्रूव की करना है एनर्जी। अच्छा, ये जितना वर्क किया ये वेस्ट नहीं हुआ, ये सारा क्या हो गया? स्टोर। तो आपको ये फॉर्मूला भी लर्न करना है, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ। किसी को याद है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड क्या फॉर्मूला होता है? हाफ क्यू इंटू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू बाई क्यू स्क्वायर बाई सी, यही होते हैं तीन फॉर्मूले। हाफ इंटू क्यू वी होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, तीन होते हैं। उसमें भी एनर्जी स्टोर की जाती है। कौन स्टोर करता है? किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होनी है? मैग्नेटिक फील्ड में। लिख लो। तो ये क्वेश्चन जो भी कह रहा है ना कि बैटरी ने कितना वर्क किया है, सारा वर्क स्टोर हो गया एनर्जी में। और ये 2 मार्क की डेरिवेशन एक और है कि हाफ एल आई स्क्वायर प्रूव करो, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो कैसे काम करना है। प्रथम ये तो देखो, डायग्राम में इंडक्टर बना दिया, सोर्स लगा दिया, ठीक है। किसी भी टाइम पे इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ कितनी होगी? वेब ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ? ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू हुम? लेंजेस लॉ। इंडक्टर में फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल टू एल आई। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी? स्टेप 1 लिखो, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्लियर हो गया? माइनस साइन क्यों आया? मेजर फॉर्मूला कौन सा था? इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। लिख लिया ये इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, लिख लिया आपने। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। और पावर अब होता क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। वोल्टेज ये आ गई, करंट बढ़ा हुआ है, डी टी से डी टी क्या हो गया? कैंसिल। ये 3 स्टेप ही लिखने हैं, थ्योरी कुछ नहीं लिखनी। स्टेप 1 लिखनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर ये 3 स्टेप लिखनी है, वर्क डन आएगा, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। करो जल्दी इसको, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। 2 मार्क क्वेश्चन पेपर में आता होता है ये वाला। लिख लिया?
नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप, ईएमएफ, मैथमेटिकल स्टेप्स और ये प्रूफ, यहाँ तक बस इतना लिखना है, लिखो। ठीक है, सो ये 2 मार्क क्वेश्चन अनदर है। पहला 2 मार्क वो लिखवाया था, इंडक्टेंस निकाल लो, फिर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है वो निकाल लो। और ये एनर्जी स्टोर सिर्फ कब तक होती है? जब तक करंट 0 से मैक्सिमम होता है। ठीक है, कर लिया नोट, हो गया। सो देयर इज अ वर्क डन टू बिल्ड अप करंट आए बाय द बैटरी। बैटरी को कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा करंट आए बिल्ड करने में, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन उसको अपोज कर रहा था। और सारा जिन्ना बैटरी ने एक्स्ट्रा वर्क किया सी वाला उन्होंने बिल्ड करने वास्ते सारा इंडक्टर के अंदर की हो गया स्टोर, जिन्हें ਅਸੀਂ लेटर यूज करांगे। कर लिया नोट, आगे टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बेटे, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कई बच्चों को जिन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। हम देखा है या शायद यूट्यूब पे कभी देखा हो, कॉइल्ड वायर होती है, बल्ब लगाया होता है, उसको आपने किसी दूसरी वायर के पास लेके जाना, बिना टच किए बल्ब ग्लो कर जाएगा, बिना कॉन्टेक्ट के बल्ब ग्लो करेगा। दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक सर्किट में पहले में देखो सेल लगाया, दूसरे में कोई लगा सेल, पहले में जैसे ही की क्लोज करेंगे इसके अराउंड करंट फ्लो करेगा। क्या वो करंट इंस्टेंटली कांस्टेंट हो जाएगा कि पहले बढ़ेगा? पहले वो करंट इंक्रीज करेगा तो उसके अराउंड फ्लक्स चेंज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? तो पहले सर्किट में इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा? बट सराउंडिंग सर्किट एक और बड़ा, उसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं? उसमें भी इंड्यूस करंट आएगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट इन ए सेकेंड कॉइल विच इज नेबरिंग टू द प्राइमरी कॉइल इन विच क्या हो रहा है? करंट इज चेंजिंग। ठीक है, तो वहां पे फाई इक्वल टू आपने एल आई लिखा था ना, क्या मैंने कोई नंबर डाला था कि फाई कौन से सर्किट में है, करंट कौन, क्योंकि वो एक ही सर्किट की बात थी। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे कितने सर्किट होंगे हमारे पास? 2 सर्किट। ठीक है, तो है बहुत सिंपल है। अगर आप लिखोगे 521, क्या मीनिंग होगा 521? इसको 521 नहीं बोलना, क्या बोलना इसको? 21 का मीनिंग फ्लक्स इन सेकेंड सर्किट ड्यू टू फर्स्ट। किसके इक्वल होगा ये? M21। अच्छा, सेकेंड में फ्लक्स ढूंढ रहे हो, करंट किस में था? तो यहाँ पे क्या आएगा? और अगर 512 निकालते हो, ठीक है, और एक चीज याद रखनी है आपने, M12 M21 क्या होते हैं? इक्वल। M12 M21 क्या होते हैं? ठीक है, तो M12 M21 को बोलते क्या? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये सेम है। ठीक है, अब इसके लिए भी एक डेरिवेशन छोटी सी करेंगे जिसमें आपने प्रूव करना है M21 और M12 हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, चांसेस तो कम है आने के, बट हमें प्रूव करनी आनी चाहिए कि दोनों इक्वल हैं। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, यहां पे देखो स्पेशली क्या लिख रहा है? E2। E2 का मीनिंग क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग करंट इन फर्स्ट कॉइल। अगर यहाँ पे E1 होता, यहाँ पे I2 होता, लिख लो फॉर्मूले। E2 इक्वल टू माइनस M। देखो वो M एक ही लिख रहा है, M12 M21 नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? ये दोनों क्या होते हैं? सेम है। ठीक है, यूनिट इसका हेनरी होता है। वंश सामने देख लो, यूनिट अदा की है सेम। बस कर, बाकी बच्चों देख ली। हिमांशु तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा, फिलहाल पढ़ लो। ठीक है, चलो नोट करो, लिख लो। अच्छा लिख लिया भाई, हो गया क्लियर? अब ये डिपेंड किस किस पे करता है? एक तो दोनों में नंबर टर्म्स पे करेगा। पहले में टर्न डेंसिटी कितनी है N1, दूसरे में कितनी है N2, उस पे, उनमें मटेरियल कितना है उस पे करेगा। फिर ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन। कॉइल्स ऐसे पड़ी थी पास पास कि ऐसे हैं। ठीक है, दो ओरिएंटेशन है ना, एक ही रॉड पे कॉइल कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे रख दो, ये तीन क्या हैं? ओरिएंटेशंस। इन तीनों ओरिएंटेशंस अलग अलग म्यूचुअल इंडक्टेंस आनी है। और जब आप ओरिएंटेशन चेंज करते हो तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। पहले सर्किट में फ्लक्स चेंज हो रहा है, दूसरे में एसोसिएट हो रहा है। इसमें फ्लक्स
के चेंज होने के कारण इसमें फ्लक्स कितना चेंज हुआ, दोनों में एक लिंक होना चाहिए। उस लिंक को क्या बोलते हैं बेटे? हमें क्या चाहिए कि सर्किट में कपलिंग ज़्यादा अच्छी हो कि पुअर हो कपलिंग। अगर पुअर कपलिंग होगी तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस, और अगर कपलिंग अच्छी होगी तो एनर्जी क्या होगी, मेंटेन। तो टॉपिक तो है नहीं हमारे सिलेबस का, बट हमें पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कर ली, कपलिंग किस पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे। ये फॉर्मूला लिख लो कपलिंग का, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बेटे एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगी, रूट L1 L2। ठीक है, लिख लूँ। नीचे देखो ओरिएंटेशन। पहली ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, एक आयरन रॉड के ऊपर दो कॉइल्स टर्न्ड है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। सेकंड में क्या है, पैरेलल प्लेस्ड है, उसमें ओरिएंटेशन अलग हो गई ना, अलग अलग। सबसे बेस्ट कपलिंग किस में होगी आपको लगता है? फर्स्ट में सबसे अच्छी कपलिंग होगी, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और नॉर्मली यही होता है। ठीक है। तो लिखा हुआ है फिगर ए वैल्यू ऑफ के मैक्सिमम, तो फिगर बी में के इज लेस देन 1, और लास्ट में मिनिमम। ओरिएंटेशन ही बदल गई है, ऐसे रखेंगे तो भी ठीक है, बट ऐसे रखोगे अलग अलग। थर्ड केस में ओरिएंटेशन पुअर है, पुअर कपलिंग। कपलिंग पुअर होगी तो इंडक्टेंस जो म्यूचुअल होनी थी उसका अमाउंट भी क्या होना है, लेस होना है, काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाएगी। और कपलिंग के कारण जो लॉसेज आते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स लॉसेस। क्या बोले इसको, फ्लक्स लॉस। क्या फ्लक्स लिंक ही नहीं हो पाया? फ्लक्स को मैक्सिमम लिंक करने के लिए कौन सी ओरिएंटेशन चाहिए? तो पेपर में ये भी आता है कि ड्रॉ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेटअप फॉर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, कि लॉस मिनिमम हो तो कौन सा ड्रॉ करोगे, ये फर्स्ट वाला। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछले साल के सैम्पल पेपर में भी था, ये वाला क्वेश्चन लिखो। अब इसमें हमने सोलेनॉइड यूज किया कि सर्कुलर कॉइल यूज की है? कितनी सर्कुलर कॉइल हैं? एक का रेडियस R1 है, दूसरा R2। देख रहे हो ये R1 बहुत लेस है, व्हाट डज इट मीन? सेंटर दोनों का सेम है। R1 बहुत छोटा है, R1 होगा कोई 1 या 2 सेंटीमीटर, R2 होगा 10 मीटर 15 मीटर। ठीक है। मतलब इतने बड़े डायमीटर के कंपैरिजन में ये जो पहले वाला सर्कल है बहुत छोटा होगा, इट अपीयर टू बी पॉइंट ओनली। कोएक्सियल है, कोएक्सियल का मीनिंग क्या हो गया? सेम एक्सिस सेम सेंटर। द करंट पास थ्रू C2, बड़े सर्कल में करंट पास हुआ है, और फाइंड क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द कॉइल। तो पहले बताओ करंट पास किस में कर रहा है, C2 में, और फ्लक्स निकालना किस में है, फर्स्ट में निकालना है कि सेकंड में? म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी कोएफिशिएंट निकालना होता है, करंट एक सर्किट में पास होता है, फ्लक्स किस में निकालते हैं, सेकंड में। तो प्रथम करंट इस केस में किस में पास हो रहा है, C2 में कि C1 में? और हम फ्लक्स किस में निकालेंगे, क्या लिखेंगे, φ1। क्या नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ पे? बोला कॉइल है बट टर्न्स दिए नहीं, तो 1 टर्न। क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट I1, यही होगा। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, प्रथम बताओ वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होगा φ1 का? पहले लूप का एरिया कितना है? पहले लूप का एरिया πr1²। किधर होएगा, आउटवर्ड के इनवर्ड? आउटवर्ड क्यों लवांगे, कारण पहले कॉइल का जो करंट है दैट इज एंटी क्लॉक। पहले कॉइल के करंट का जो फ्लक्स हो कहाँ होगा, आउटवर्ड, तो इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, μ0/4π 2πI1 ये पता लग गया क्यों आया। ਵੱਡੇ ਲੂਪ ਦੀ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ਤੇ ਇੰਨੀ, एरिया कितना है πr2²। सिंपलीफाई करो, आ गया आंसर। खुशदीप तुम्हें पता है कि ग्राफ कौन सा बनेगा M और R1 में? कोई बताएगा M और R1 में ग्राफ कैसा बनेगा? नहीं, M न्यूमरेटर है, R1 किस में है, डिनोमिनेटर, पावर 1 है। पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, आपको फॉर्मूला ड्राइव करने को बोलते हैं 2 नंबर में, और 1 नंबर में साथ में पूछते हैं कि ग्राफ भी बनाओ।
और R2 में ग्राफ कैसा बनेगा? R2 स्क्वायर है ना, डायरेक्ट है, m पावर 1 है, की होएगा पैराबोलिक। कौन सा होगा? पैराबोला। केड़ा पैराबोला? अपवर्ड। और अगर ये ग्राफ हो पूछे R2 स्क्वायर m, ठीक है, 3 ग्राफ आ गए ना। एग्जामिनर 2 मार्क्स की डेरिवेशन है, 3 नंबर है, 3 ग्राफ ही पूछ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकता हो, जितना मर्जी आ जाए। 3 नंबर सीधे है, ग्राफ रीड करने। R1 कर सकते हो, R1 कॉमा R2 लगा होगा, इसके ऊपर लिखा होगा ये R1 के लिए है और ये वाला लिखा होगा R2 के लिए। जनरली एक में आता नहीं ना। हाँ होता है पेपर में, एक ही ग्राफ में 3 लाइन हो, 1 2 3, और मैच दी फॉलोइंग दो, या नीचे लिखा होगा 1 किसको फॉलो कर रहा है, 2 किसको है, 3 किसको है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, आ गया आंसर। यहाँ पे नंबर टर्म्स डाले हुए हमें नहीं पता, नंबर टर्म्स स्टेटमेंट में गिवन नहीं थे, अगर नंबर टर्म्स गिवन होंगे तो हम यू डालेंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म। इसके बाद रह गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आएगा एसी सर्किट्स के बाद। अब कुछ क्वेश्चन देख लें बेटे, पहले क्वेश्चन के आंसर दो मेरे को। पहला क्वेश्चन बताओ क्या हो रहा है पहले में। एक क्लोज लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है कि लीव कर रहा है? रोहित बताओ, एंटर हो रहा है कि लीव कर रहा है? तो फ्लक्स इन उसके अंदर रोहित बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? इनसाइड इंक्रीज हो रहा है। उसको क्या करना है? अपोज करेंगे। कैसे अपोज करेंगे? क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लेके, करंट लेके इंड्यूस्ड के एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉक आएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करेगी? अपोज। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटी क्लॉक। बेटे पेपर में ओ बस क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। देखो हाँ जी वंश, कोई प्रॉब्लम? फ्लक्स इनवर्ड इंक्रीज कर रहा है तो करंट को अपोज करना है, इनवर्ड करंट को अपोज करना है। अपनी कॉपी पे लिख लो, इनवर्ड करंट अपोजिशन एंटी क्लॉकवाइज। इनवर्ड करंट है उसको अपोज करना है, बढ़ाना कम करना है, एंटी। अगर इनवर्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा होता, आउटसाइड लेके आते, डिक्रीज हो रहा होता, बढ़ाना था क्लॉक। अच्छा पेपर में ना वो एमसीक्यू में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिख रहे, होता क्या लिख रहे हैं? PQRS PSRQ, कौन सी आएगी बताओ? PQRS में फ्लो करेगा कि PSRQ? PSRQ। ठीक है, सो एग्जामिनर 2-3 साल से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वर्ड छोड़ के ऐसे PSRQ PQRS लिख रहा है। बेट नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम नजर आ रही है? 2 लूप्स हैं और सेंटर में क्या पास कर रहा है? करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। क्या करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? पढ़ो स्टेटमेंट में। वेरिएबल है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। आप बताइए, हिमांशु बताओ, लूप 1 में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है आउटवर्ड? लूप 1, हाँ रोहित तुम बताओ, लूप 1 में क्या आएगी? बेटे थंब ऐसे रखो, फिंगर कर्ल करो। इस साइड पे आपकी फिंगर्स कहाँ आ रही हैं? आउटसाइड के इनवर्ड? और यहाँ पे कोई डाउट इसमें? क्या ये आउटवर्ड? ये आउटवर्ड है ना? ये क्या कर रहा है? और इस केस में क्या हो रहा है? ये दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। दोनों का क्या करना है? दोनों डिक्रीज कर रहे हैं ना? क्या करें दोनों का? दोनों की करना है। कितना इंक्रीज करांगे? देखो पहले को देखो, इसकी फील्ड कहाँ पे, फ्लक्स कहाँ पे? बाहर। इसको बढ़ाना है, एंटी क्लॉक करें कि एंटी क्लॉक करें? एंटी क्लॉक करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट की फील्ड भी कहाँ आएगी? बाहर आएगी। ये भी बाहर है, तो जो डिक्रीज हो रहा होगा उसमें इंड्यूस्ड की फील्ड ऐड हो जाएगी। इसमें इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज और उसको बढ़ाना है क्लॉकवाइज। तो रीजन क्या होगा क्लॉक एंटी क्लॉक आने का? बाय लेंजेस लॉ
पूरी लाइन लिखनी है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन अ सर्किट टू अपोज कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, दैट इज इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग आउटवर्ड्स induced current will produce a magnetic field which increase it. If it is increasing, induced current will produce a magnetic field which decrease it. बस इतनी सी लाइन। बेटे अगले क्वेश्चन में पोलैरिटी बताओ, ये तो बड़ी बार रिपीट हो चुका हुआ है, हर बार आता है। रोहित बताओ कि नॉर्थ साउथ सी की तरफ जाएगा, सी पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? रोहित बताओ, साउथ सी पे कौन सी आनी है और क्यू पे, बस इतना, कौन सी क्यू पे कौन सी आनी है? साउथ आनी है। क्यों? नॉर्थ अवे जा रहा है, उसको क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। जो पोलैरिटी लिख देगा उसको भी 1 नंबर मिल जाना इसमें, ठीक है? कर ले नोट। बेटे क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला हुआ है? 2 कॉइल्स हैं, कॉइल ए एंड कॉइल बी। वन छोड़ दे इनू, मैं फिर फोन फाड़ लूंगा, चंगे रहेंगे। लिख, देखो इनू, बताओ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एक सर्किट है, उसमें कितनी कॉइल्स हैं? कॉइल ए एंड कॉइल बी। अच्छा, पहले में ये क्या सिंबल है? और एसी, ये कांस्टेंट है क्या वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल करंट इसमें इंड्यूस करंट आएगा अपने आप में, सेल्फ इंड्यूस, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी होगी। कहते हैं इसमें करंट आ गया, कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंड, मेंशन 2 फैक्टर ऑन विच करंट डिपेंड्स। एक तो डायमेंशन पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कपलिंग कहेंगे जिसको, दूसरा क्या है? डायमेंशन, तीसरा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? तो पेपर देखो, ये सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है ऐसे। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटे? पढ़ो। मेटेलिक रॉड है, लेंथ एल है, रॉड रोटेट कर रही है कि मूव कर रही है? तो कौन सा ईएमएफ है ये? रोटेशनल ईएमएफ के मोशनल? रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? BL² ω/2। क्या इसने प्रूव करने को बोला है कि फॉर्मूला लिखने को बोला है? प्रूव करवा दिया हुआ है, नोट्स में करवाया था मैंने। 2 मार्क डेरिवेशन। ये भी नहीं कि 70 में तो 10 को नंबर की डेरिवेशन आनी है, और 10 नंबर की डेरिवेशन भी 3 2 करके आती है, सिर्फ 10 से बियॉन्ड नहीं आएगी। मीन्स अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ डेरिवेशन भी कर जाओगे ना, कुछ भी करो, 10 में से 3 या 4 नंबर ले लोगे, बाकी 60 नंबर किसके हैं? क्वेश्चन के ऊपर। तो आपकी जो रेफरेंस बुक्स है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज सब सॉल्व कर दो, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2024 के भेज दिए हुए हैं, 2023 के भेजे हुए हैं, तो वो तैयारी करो शुरू अपनी। अच्छा बेटे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम छोड़ दो फोन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटे, 2 आइडेंटिकल लूप्स हैं, एक कॉपर है, दूसरा एल्यूमिनियम का है। कॉपर की रेजिस्टेंस कम है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। रोटेट किया सेम एंगुलर स्पीड से, तो दोनों की ईएमएफ को कंपेयर करना है। बेटे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? d5 फ्लक्स। क्या फ्लक्स रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं। ईएमएफ दोनों की क्या आएगी? बाद में क्या पूछा है? तो बेटे करंट, कॉपर में करंट कैसे निकालेंगे? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। और एल्यूमिनियम में करंट कैसे आएगा? तो इन दोनों को कंपेयर करें, ICU बाय IAL। रेजिस्टेंस ज़्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की। कॉपर की कम है, तो करंट ज़्यादा किस में आना है? कॉपर में ज़्यादा आना है। तो ऐसे क्वेश्चन। ईएमएफ डिपेंड नेचर पे नहीं करती, इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है? कौन सा टॉपिक है ये? एक्सपेरिमेंट फैराडे। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट, करंट इंड्यूस बाय करंट, और करंट इंड्यूस बाय वेरिएबल करंट। कहाँ पे वेरिएबल करंट है? ये करंट इंड्यूस बाय करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, बट कर क्या रहे हैं? ये करंट को इसके पास लेके जा रहे हैं। पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? फील्ड बढ़ेगी वहाँ पे, उस फील्ड को अपोज करने के लिए कौन डेवलप होगा वहाँ पे? इंड्यूस करंट, ठीक है? तो ये कह रहा है कि स्टेट द रिलेटेड लॉ। कौन सा लॉ है ये? आप यहाँ फैराडे लॉ, सेकेंड लॉ भी लिख दो, वो भी चलेगा। लेंज़ेस लॉ लिख दो। क्या होता है लेंज़ेस लॉ?
इंड्यूस करंट फ्लो इन ए सर्किट इन ऑर्डर टू अपोज कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। और स्टेट द फैराडे लॉ पूछ लिया, कर लोगे? कितने लॉज है फैराडे के फिजिक्स में? कितने हैं? 2 ही हैं। पहला किसका था? फर्स्ट लॉ था डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, सेकंड क्या है? मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। अच्छा बेटे ये क्वेश्चन किया था 5th, एक क्वेश्चन मैंने कॉपी पे लिखवाया था, दोबारा लिख लो। शो दैट मूविंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, शो दैट मूविंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सोर्स ऑफ ईएमएफ। मूविंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सोर्स ऑफ ईएमएफ। कौन सी ईएमएफ होगी? क्या नाम होगा इस ईएमएफ का? मोशनल ईएमएफ। प्रूव कर लोगे? ये करवाया हुआ सारा बीएलबी। ठीक है, चलो चैप्टर हो गया ईएमआई खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और नया चैप्टर शुरू होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है।